गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है फैक्ट्री एक्ट 1948 के अंतर्गत आने वाले कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स यानी विशेष प्रावधान। तो हम एक एक करके बात करेंगे कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स की। वो सब हेल्थ, सिक्योरिटी और वेलफेयर से ही रिलेटेड हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुराने सेक्शंस या जो लास्ट वीडियोस में कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए गए थे, ये उन्हीं के रेलेवेंट प्रोविज़न होंगे। सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है पावर टू अप्लाई द एक्ट टू सर्टेन प्रीमाइजेस। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल गजट में एक नोटिफिकेशन जारी करेगी, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो उसमें ये होगा कि जो भी फैक्ट्री एक्ट से रिलेटेड प्रोविज़न है वो सभी उन जगहों पर लागू होंगे जिन्हें उस नोटिफिकेशन में एक तरीके से जगह दी जाएगी, जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है जिस प्लेस पर, और चाहे वो विद द एड ऑफ पावर हो या विदाउट द एड ऑफ पावर हो। हालांकि हम जानते हैं कि विद द एड ऑफ पावर में कम से कम 10 वर्कर काम कर रहे हों किसी भी फैक्ट्री में पिछले 12 कैलेंडर मंथ्स में, और अगर विदाउट एड ऑफ पावर है तो एटलीस्ट 20 वर्कर्स मस्ट बी वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन, इन दैट फैक्ट्री। लेकिन नंबर ऑफ पर्सनस अगर 10 या 20 से कम भी हो गए हैं तो भी स्टेट गवर्नमेंट के पास राइट है ये पर्टिकुलर प्लेस को फैक्ट्री मान सकती है। यानी कि अगर वहाँ विद और विदाउट द एड ऑफ पावर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बेशक से नंबर ऑफ पर्सनस कम भी क्यों नहीं है, तो भी उसे फैक्ट्री माना जा सकता है और उसके ऊपर सारे फैक्ट्री के प्रोविजंस लागू हो सकते हैं। और जो भी वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि ऑनर ने ही उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया हो। ऑनर की परमिशन से अपॉइंट हो सकते हैं वो, या एक एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली भी वो अपॉइंट हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ऑनर जो है वो डायरेक्ट उनको अपॉइंट करे। और अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑनर के द्वारा, जो फैक्ट्री का ऑनर है उसके द्वारा चलाई जा रही है, मतलब की जा रही है, लेकिन उसमें कोई बाहर के लोग नहीं हैं बल्कि उसके फैमिली के लोग ही वो या उसकी फैमिली के लोगों की, यानी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनकी हेल्प से ही वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो फिर उसको हम फैक्ट्री नहीं मानेंगे, उस प्लेस को नहीं मानेंगे और ये प्रोविज़न्स वहाँ पर लागू नहीं होंगे। राइट। जब एक प्लेस डिक्लेयर हो जाता है इस तरीके से फैक्ट्री, तो डेफिनेटली वो डिपेंड करता है स्टेट गवर्नमेंट किस प्लेस को फैक्ट्री मान रही है या नहीं मान रही है। तो जब फैक्ट्री मान लिया जाएगा तो उसके ऊपर वो सारे प्रोविज़न लागू होंगे। जो ऑनर है ऑक्यूपायर माना जाएगा। अगर मान लीजिए अलग से कोई ऑक्यूपायर नहीं है तो ऑनर को ही ऑक्यूपायर मान लिया जाएगा, और इस तरीके से वहाँ काम करने वाले जो सभी पर्सन हैं उनको हम जो है वर्कर की कैटेगरी में रखेंगे। ठीक है, चलिए, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट क्लियर। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ पावर टू एग्जेम्प्ट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस। कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन जो, जैसे मान लीजिए एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ट्रेनिंग है, रिसर्च है, इस तरीके के जो इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ अगर कोई वर्कशॉप या कोई ऐसा वर्क प्लेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चलाई जा रही है, बट कनेक्टेड जो है उनका जो मेन पर्पज़ है वो एजुकेशन, ट्रेनिंग, रिसर्च टाइप है, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन को हालांकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके बावजूद भी उसको इन प्रोविज़न से मुक्त किया जा सकता है, एग्जाम्प्ट किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक बात वर्किंग आवर्स की है और वर्क इंटरवल्स की है, वहाँ पर कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, वो एज इट इज़ लागू होंगे। लेकिन अगर स्टेट गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है इस बात से कि जो भी वहाँ पर प्रोविज़न्स फॉलो किए जा रहे हैं वो वहाँ काम करने वाले लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट हैं, तो फिर यहाँ जो वर्किंग आवर्स के प्रोविज़न फैक्ट्री एक्ट में हैं उनसे उनको एग्जाम्पशन मिल सकती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेंजरस ऑपरेशंस। तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर ये ओपिनियन है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान किसी फैक्ट्री में कुछ ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे रॉ मटेरियल, ऐसी प्रोसेस का इस्तेमाल किया जा रहा है जहाँ पर वर्कर्स को एक्सीडेंट या इंजरी का चांसेस हैं, उनका रिस्क है, तो सरकार इस संबंध में रूल बना सकती है और फीमेल वर्कर और एडोलसेंट या चिल्ड्रन की वहाँ पर
अपॉइंट जो भी एम्प्लॉयमेंट है वहाँ उसके लिए उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, मतलब ऐसी जगहों पर उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाएगी, उनसे काम नहीं लिया जा सकता। दूसरी बात, मैंडेटरी हो जाएगा क्या कि वहाँ जो भी वर्कर काम करेंगे उनका मेडिकल चेकअप होना और एग्ज़ामिन करना उनको टाइम टू टाइम, और अगर कोई भी पर्सन मेडिकली फ़िट नहीं पाया जाता है तो उसको वहाँ पर नहीं लगाया जाएगा। और जितने भी पर्सन वहाँ काम करते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ ये नहीं है कि वर्कर्स की ही प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, जो उस फैक्ट्री के सराउंडिंग एरिया है, जो विसिनिटी में जो प्लेस है, उस प्लेस की विसिनिटी में जो लोग रहते हैं उनके ऊपर भी इस तरीके के डेंजरस ऑपरेशंस का, एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट आने वाला है या आ सकता है, इसका भी ध्यान रखा जाना ज़रूरी है। उसके संबंध में भी सरकार रूल्स बनाएगी। और उसके अलावा जो है कोई भी पर्टिकुलर मटेरियल विच मे बी रिस्की फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी, फ्रॉम द हेल्थ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्कर, तो उस केस में ऐसी चीज़ों के यूज़ पर रोक लगाई जा सकती है। और इसके अलावा अगर जहाँ पे मान लीजिए इस तरीके के काम हो रहे हैं तो वहाँ पे जो नॉर्मल वेलफेयर प्रोविज़न है उसके अलावा एडिशनल वेलफेयर अमेनिटीज़ या प्रोविज़न्स को लागू करने के भी निर्देश जारी किए जा सकते हैं। ये हो गया हमारा डेंजरस ऑपरेशन से रिलेटेड काम। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, दैट इज़ पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट ऑन अकाउंट ऑफ सीरियस हैज़र्ड। सीरियस हैज़र्ड मतलब अगर एक इंस्पेक्टर को ये मतलब ये उनको उसको उसके ओपिनियन में ये हो है कि जो भी कंडीशन है फैक्ट्री की वो उससे सीरियस इंजरी या एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ कोई भी वर्कर काम पर नहीं लगाया जाएगा, या फिर कम से कम वर्कर को काम पे लगाया जाएगा, वो बिल्कुल जो परफेक्ट होंगे, जिनकी हेल्थ एग्जामिनेशन होगा और उनके लिए सेफ्टी के भी पूरे मेजर्स जो हैं अपनाए जाएंगे। ओके, दूसरी बात जो है, दूसरा पॉइंट जो आता है कि कम से कम 3 दिन के लिए इस तरीके के ऑर्डर्स, जैसे मान लीजिए अगर अचानक ऐसा कुछ सीन सामने आता है कि कुछ मिसहैपनिंग होने के चांसेस हैं, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है, और ये रोक कम से कम 3 दिन के लिए होगी, और इस टाइम पीरियड को बढ़ाया भी जा सकता है। इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय द चीफ इंस्पेक्टर, राइट। और जो भी पर्सन, मान लीजिए फैक्ट्री के ओनर को ही इस ऑर्डर से ऑब्जेक्शन है क्योंकि उसका प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रोक दिया गया है, क्योंकि कोई वर्कर वहाँ काम पर अलाउड नहीं किया गया लगाने के लिए, तो ऐसा पर्सन जो पीड़ित पक्षकार के तौर पर अपने इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर सकता है। कोई भी पर्सन जिसकी एम्प्लॉयमेंट, जिसकी नौकरी कोई पे ख़तरा आ गया है इस वजह से, तो अब ऑक्यूपायर की ये ड्यूटी है कि वो उसको कोई ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट दे, यानी किसी और काम पर लगाए जो कि हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्की ना हो। और जो भी राइट्स हैं पार्टीज़ के, वो दोनों पक्षकार हैं, ऑक्यूपायर भी है, वर्कर्स भी हैं, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत जो उनके राइट्स हैं उस पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखा जाना ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, सीरियस बॉडीली इंजरी होती है, तो वर्कर जो है वर्किंग, और मान लीजिए जिस वर्कर के साथ इस तरह का हुआ है 48 आवर्स के लिए वो काम नहीं कर पाएगा, मतलब मिनिमम 48 आवर्स हैं। ऑब्वियसली अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस है। माइनर इंजरी है, कोई बिग डील नहीं है, लेकिन अगर कोई मेजर इंजरी है तो डेफिनेटली वो बहुत लंबे समय तक शायद ना काम कर पाए। इस चीज़ की जानकारी, इस चीज़ का नोटिस जो है वो पर्टिकुलर तरीके से ऑक्यूपायर के द्वारा इंस्पेक्टर की नॉलेज में लाना ज़रूरी है। और उसके अलावा जब उसकी नॉलेज में आएगा तो चीफ इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर एक इंक्वायरी बिठाएंगे, और फिर विद इन 1 मंथ जो भी उनको नोटिस मिलेगा उसके 1 महीने के अंदर अंदर वो इसकी चीज़ की इंक्वायरी करेंगे। चाहे वो एक्सीडेंट, अगर मान लीजिए वो जो भी प्रॉब्लम हुई है, अगर उससे डेथ हुई है, स्पेशली डेथ के केसेस में इंक्वायरी होना
बिल्कुल मैंडेटरी है। सरकार इस संबंध में रूल बना सकती है। नोटिस ऑफ सर्टेन डेंजरस अक्रेंसेस, राइट। तो अगर किसी फैक्ट्री में कोई भी ऐसी ख़तरनाक तरीके की एक्टिविटीज़ की जा रही हैं जो या फिर ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि अब हम किस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्रीज ऐसी हैं जिसमें नॉर्मल वर्किंग है, कुछ में थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है, वहाँ केमिकल्स का यूज़ है, वहाँ कुछ ऐसी हैवी मशीनरी का यूज़ है, वो हार्मफुल हो सकती है। उसमें से जो उसके वेस्ट मटेरियल है वो भी वर्कर्स के लिए हार्मफुल साबित हो सकते हैं। इवन कई प्रोसेस ऐसी होती हैं मैन्युफैक्चरिंग जो बहुत ख़तरनाक टाइप की होती हैं, तो उसमें भी काफ़ी नुकसान होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो चाहे बॉडी इंजरी हो, डिसेबिलिटी हो, मैनेजर जो भी है फैक्ट्री का वो एक नोटिस देगा कि इस तरीके का जो भी डैमेज हुआ है डेंजरस ऑपरेशन की वजह से, उसकी जानकारी वो अथॉरिटीज़ को देगा। नाउ नेक्स्ट इज़ नोटिस ऑफ सर्टेन डिसीजेज। अगर कोई वर्कर पाया जाता है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का शिकार, तो डेफिनेटली एक तो जो सर्टिफाइड सर्जन होगा उसको भी राइटिंग में पर्टिकुलर अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देनी है, प्लस में मैनेजर को भी इस बात की जानकारी पर्टिकुलर अथॉरिटी को देनी है कि कौन सा वर्कर है और उस वर्कर का नाम, उसका एड्रेस, कौन सी डिसीज़ से वो प्रभावित हुआ है और फैक्ट्री की लोकेशन क्या है, नेम और एड्रेस कहाँ, मतलब उसका किस तरीके की वहाँ प्रोसेस होती है, ये सारी जानकारी जो है देनी होगी। मेडिकल प्रैक्टिशनर को अगर डेफिनेटली मेडिकल प्रैक्टिशनर जो सर्टिफाइड सर्जन है वही इस बात की जांच पड़ताल करते हैं टाइम टू टाइम, और अगर उस जांच पड़ताल के दौरान जो उन्हें मिला कि कोई वर्कर जो है अफेक्टेड है किसी पर्टिकुलर डिसीज़ है, बट वो इन्फॉर्म करने में इन्फॉर्म नहीं किया उन्होंने, या अपने पार्ट पर उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो फुलफ़िल नहीं की, तो 1000 रुपये तक का जुर्माना उनको हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन जारी करके कुछ और अब ये जो डिसीज़ की हम बात कर रहे हैं, इस डिसीज़ का जिक्र जो है 3rd शेड्यूल में किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस 3rd शेड्यूल में कुछ चीज़ों को ऐड कर सकती है या चेंज कर सकती है। नेक्स्ट इज़ पावर टू डायरेक्ट इंक्वायरी इनटू केसेस ऑफ एक्सीडेंट और डिसीज़, यानी अब इसमें क्या है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है एक फॉर्मल इंक्वायरी बिठाने का। अगर किसी भी फैक्ट्री में कोई भी ऐसी दुर्घटना हुई है जिससे कोई सीरियस हैज़र्ड, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम हुई है, इंजरी हुई है या डेथ केस हुआ है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज़्यादा पर्सन इस बात की इंक्वायरी के लिए, और उसकी रिपोर्ट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को देंगे और उनके पास सिविल कोर्ट के सारे राइट्स होंगे इस इंक्वायरी से रिलेटेड। पावर टू टेक सैम्पल्स, तो इस दौरान इंस्पेक्टर को ये पूरा राइट है कि वो मैनेजर या ऑक्यूपायर से उन आर्टिकल्स के सैंपल कलेक्ट कर सकता है जिस का इस्तेमाल फैक्ट्री में किया जा रहा है ड्यूरिंग वर्किंग नॉर्मल, जो भी नॉर्मल वर्किंग आवर्स है उसके दौरान। और ये जो सैंपल है वो किस लिए लिए जाते हैं, ताकि ये देखा जाए कि उन सैंपल्स में जो भी सैंपल कलेक्ट किए गए हैं वो वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए सूटेबल है या नहीं है, उनके लिए कोई हार्मफुल तो नहीं है। एंड द लास्ट वन इज़ सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विस। टाइम टू टाइम जो भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो चीफ इंस्पेक्टर हो या डायरेक्टर जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइजरी सर्विस है या फिर लेबर डायरेक्टर जनरल जो हैं हेल्थ सर्विसेज के, या जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी होगी, उसके पास राइट है कि वो टाइम टू टाइम फैक्ट्रीज़ में विज़िट कर सकती है, सर्वे कर सकती है, और सर्वे में वो सैंपल कलेक्ट कर सकती हैं, प्रोसेस को चेक कर सकती है। तो रैंडम चेकिंग है, उससे क्या होगा कि एक तरीके से जांच पड़ताल हो जाएगी कि किस तरीके का आर्टिकल इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके के सेफ्टी प्रोविजंस बनाए यहाँ पर फॉलो किए जा रहे हैं, और सेफ्टी मेजर्स हैं या नहीं हैं। तो एक जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एम्पावर है इस बात के लिए, एक नोटिस राइटिंग में ऑक्यूपायर को दिया जाएगा या मैनेजर को दिया जाएगा। उसमें ये माना जाएगा कि हेल्थ प्रोविज़न जो हैं अगर वहाँ पर फॉलो नहीं किए जा रहे, ठीक है, तो उनको नोटिस जारी किया जाएगा और उनको उन सारी चीज़ों को मेंटेन करने के लिए भी ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं। इसी तरह से सर्वे वगैरह भी होता है, उससे भी जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर भी ऑक्यूपायर या जो मैनेजर है फैक्ट्री का उसको दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं। और ऑक्यूपायर या मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारी फैसिलिटीज़ इन अथॉरिटीज़ को दे ताकि वो सर्वे कर पाएँ और उस सर्वे से
कुछ जो भी एग्ज़ामिन उन्होंने करना है उसके आधार पर फिर वो टेस्ट भी करेंगे प्लांट एंड इक्विपमेंट का, और सर्फ जो भी वहाँ प्लेस है, किस तरीके के वहाँ प्रोविज़न फॉलो किए जा रहे हैं सेफ्टी के लिए, हेल्थ के लिए, वेलफेयर के लिए। सो आज हमने देखा कि हम बात कर रहे थे कुछ स्पेशल प्रोविज़न्स की जो डेफिनेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं वर्कर्स की हेल्थ, वर्कर्स की सेफ्टी और वर्कर के वेलफेयर से रिलेटेड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।